लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा कि कैसे श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन ने क्वांटम वर्ल्ड में पार्टिकल्स को ट्रैक किया और ये बताया कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है। और साथ ही श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट से हमने ये समझा कि हमारा ऑब्जर्वेशन ही किसी चीज़ का रियल आउटकम बनता है और जो भी हम देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं वो सिर्फ एक वजह से होता है, वेव फंक्शन की कोलैप्स होने की वजह से। लेकिन यही एक सवाल उठता है कि आखिर ये वेव फंक्शन कोलैप्स होता क्या है और कैसे होता है। इसी सवाल का जवाब उस समय के वैज्ञानिक ढूंढने में लगे हुए थे कि आखिर ये वेव फंक्शन कोलैप्स है क्या और कैसे होता है। वो दौर कुछ ऐसा था कि कुछ वैज्ञानिक ये मानने लगे थे कि कोई ना कोई ऐसी सुपरनैचुरल पावर है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इसी सवाल का जवाब हाइजेनबर्ग अपने मेंटोर नील्स बोर के साथ मिलकर ढूंढ रहे थे कि यार श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन ने वेव नेचर को इतने अच्छे से डिफाइन तो कर दिया, लेकिन आखिर ये वेव फंक्शन कोलैप्स होता कैसे है, वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा। काफी दिनों तक दिमाग लगाने के बाद उनको ये रियलाइज हुआ कि हो ना हो इसका जवाब उन्हें यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मिल सकता है और इसीलिए उन्होंने इस बार डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एक नए एंगल के साथ परफॉर्म करने का सोचा और उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया कि क्या हो अगर इस एक्सपेरिमेंट में हम एक डिटेक्टर का यूज करें और फोटोन पर नजर रखें। तो इस केस में हमारा ऑब्जर्वेशन उस पार्टिकल के वेव नेचर को रियलिटी यानी पार्टिकल में चेंज होने के लिए मजबूर करेगा। आखिर ऑब्जर्वेशन होता ही क्या है? जब आप अंधेरे में किसी चीज को देखने के लिए उस पर लाइट मारते हो तो फोटोन उससे टकराकर आपकी आंखों की रेटिना तक पहुंचता है, जिससे वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डिटेक्टर भी फोटोन के साथ ऐसे ही इंटरेक्ट करेगा, जिस वजह से वेव फंक्शन कोलैप्स होगा। लेकिन उस टाइम कमी थी तो बस एक चीज की, इस एक्सपेरिमेंट को डिटेक्टर के साथ परफॉर्म करने के लिए लगने वाली टेक्नोलॉजी। उस टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि इस एक्सपेरिमेंट को डिटेक्टर के साथ परफॉर्म किया जा सके और इसी वजह से आइंस्टीन ने भी नील्स बोर की इस बात का विरोध किया, जबकि नील्स बोर ने सब कुछ मैथमेटिकली समझाया भी। Automobiles aren't subatomic particles, Albert. According to you, that automobile was a particle, but we didn't see it. और टेक्नोलॉजी की कमी होने की वजह से उस टाइम पर इस एक्सपेरिमेंट को कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाया। फिर बहुत ही लंबे टाइम तक ये कंफ्यूजन ऐसे ही बनी रही कि आखिर ये वेव फंक्शन कोलैप्स होता कैसे। और आगे चलकर इसी सवाल का जवाब दिया एच डाइटर जेह ने, जब उन्होंने 1970 में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एक डिटेक्टर के साथ परफॉर्म किया और उसके ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट के बारे में पूरी दुनिया को बताया। उन्होंने बोला कि ये जो कंफ्यूजन हमारे दिमाग में है ये हमने खुद ही बनाई है और ये सिर्फ दो शब्दों की वजह से पैदा हो रही है, वेव फंक्शन कोलैप्स। अगर इस शब्द की जगह हम क्वांटम डीकोहेरेंस इस शब्द का यूज करें तो क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही सिंपल हो जाती है और सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है। दरअसल 1926 में जब श्रोडिंगर ने अपनी वेव इक्वेशन दी थी तो उसी टाइम पर एक साइंटिस्ट हुआ करते थे मैक्स बॉर्न, जिन्होंने श्रोडिंगर की इस इक्वेशन को समझाने के लिए बॉर्न रूल दिया था। इस बॉर्न रूल के अकॉर्डिंग ये जो स्क्रीन पर हम इंटरफेरेंस पैटर्न देखते हैं इसका सीधा मतलब होता है जैसे बहते हुए पानी के सभी H2O मॉलिक्यूल्स मिलकर एक साथ एक ही फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हुए मीडियम में आगे बढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार किसी पार्टिकल बीम से निकले हुए सभी पार्टिकल्स भी मिलकर एक साथ स्क्रीन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम इस कंडीशन में श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन का यूज कर सकते हैं और ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पार्टिकल स्क्रीन पर सबसे ज्यादा कहाँ टकराएंगे। लेकिन अब स्लिट 1 के पास अगर हम एक डिटेक्टर लगा दें तब क्या होगा? यही डिटेक्टर स्लिट 1 से निकलने वाले पार्टिकल्स पर फोटोन मारेगा ताकि वो एक शिप के सोनार सिस्टम की तरह ही टकराकर वापस आए और हमें इंफॉर्मेशन दे। और यहीं पर लाइमलाइट में आता है क्वांटम डीकोहेरेंस। क्वांटम डीकोहेरेंस का सिंपल सा मतलब ये होता है कि किसी पार्टिकल के वेव मोशन का सिंक ब्रेक हो जाना या उसका आउट ऑफ सिंक चला जाना या कोहेरेंस उसका टूट जाना, और इसीलिए इसका नाम पड़ा क्वांटम डीकोहेरेंस। मतलब अब फोटॉन्स जाकर पार्टिकल से रैंडमली टकराएंगे जिस वजह से उनका मोशन बिगड़ जाएगा और वो पार्टिकल्स स्क्रीन पर जाकर कहीं भी टकराएंगे और साथ ही इस टकराव से स्लिट 1 पर पार्टिकल्स और फोटोन के बीच एनर्जी का एक्सचेंज भी होगा, जिस वजह से स्लिट 1 से निकलने वाले पार्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी स्लिट 2 से निकलने वाले पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी से आउट ऑफ सिंक चली जाएगी, जिसका असर पार्टिकल के पोजीशन और मोमेंटम दोनों पर होगा। जिस वजह से अब इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनेगा क्योंकि हमने खुद ही स्लिट 1 से निकलने वाली वेव को डिस्टर्ब कर दिया उस पर डिटेक्टर मारकर। और यही रीजन है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डिटेक्टर का यूज ना करने पर हमें वेव नेचर दिखाई देता है और डिटेक्टर का यूज करने पर पार्टिकल।
अब यहाँ पर एक और बड़ा सवाल पैदा होता है कि जब क्वांटम पार्टिकल्स वेव नेचर दिखाते हैं तो ये जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं ये वेव नेचर क्यों नहीं दिखा रहे? और इसे समझने के लिए हमें समझना होगा क्वांटम एंटेंगलमेंट। क्वांटम एंटेंगलमेंट का मतलब होता है कि अगर दो पार्टिकल एक ही टाइम पर एक ही सोर्स से बनाए जाएं तो उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से ऐसे इंटरैक्ट हो जाती है कि वो एक दूसरे से करोड़ों लाइट ईयर्स दूर ही क्यों ना हो, एक पार्टिकल के क्लॉकवाइज घूमने पर दूसरा तुरंत एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। मतलब एक पार्टिकल पास्ट में जाकर दूसरे पार्टिकल को ये बताता है कि उसको क्या करना है, और ये इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रेवल करती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि मान लो हमारे पास दो सिक्के हैं और हम उन्हें किसी तरह क्वांटम एंटेंगल कर लेते हैं। तो अब होगा ये कि अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं और उस पर हेड आता है तो दूसरे सिक्के पर अपने आप ही टेल आ जाएगा। और ये इफेक्ट सिर्फ स्मॉल डिस्टेंस तक ही नहीं रहेगा, ये तब भी काम करेगा जब एक सिक्का अर्थ पर होगा और दूसरा किसी दूसरे प्लेनेट पर। तब भी अगर हम अर्थ वाले सिक्के को उछालें और उस पर हेड आए तो जो दूसरे प्लेनेट पर सिक्का होगा वो तुरंत टेल दिखाएगा और इसमें टाइम का गैप बिल्कुल नहीं होगा। मतलब क्वांटम एंटेंगलमेंट एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रेवल करती है, जिस वजह से क्वांटम एंटेंगलमेंट ने आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर ही सवाल उठा दिया, जो बात आइंस्टीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा और साथ ही नील्स बोर और क्वांटम फिजिक्स दोनों का विरोध किया। तो अब टॉपिक पर वापस आते हैं। सोचो एक टोटल एम्प्टी स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे क्वांटम पार्टिकल्स हैं जिनका अपना एक वेव फंक्शन है और अपनी ही एक फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ दो चीजें होंगी, पहला तो ये कि इन क्वांटम पार्टिकल्स के बीच क्वांटम एंटेंगलमेंट होने लगेगा और ये अपने वेव फंक्शन को शेयर करने लगेंगे, और दूसरा ये कि इतने सारे इंटरेक्शन होने की वजह से इनकी वेव प्रॉपर्टीज भी चेंज होने लगेगी। मतलब जो वेव पहले सिंक में थी अब वो आउट ऑफ सिंक चली जाएगी, और इसे ही तो क्वांटम डीकोहेरेंस कहते हैं, वेव का सिंक ब्रेक हो जाना या उसका खो जाना। इसे आप ऐसे समझ सकते हो जैसे गरबा डांस करते टाइम सभी डांसर्स एक साथ एक ही सिंक में यानी सेम स्टेप्स में डांस करना स्टार्ट करते हैं और कुछ टाइम बाद सभी के स्टेप्स अलग अलग हो जाते हैं, मतलब उनका सिंक ब्रेक हो जाता है। और यही होता है बड़े ऑब्जेक्ट्स के पार्टिकल्स के साथ। उसमें उपस्थित सभी पार्टिकल्स की वेव्स एक दूसरे से ऐसे डिसिंक्रोनाइज होती हैं कि वो एक दूसरे को कैंसल आउट करके एक सिंगल आउटपुट देती हैं, जिस वजह से बड़े ऑब्जेक्ट्स कभी भी वेव नेचर शो नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें इतने एटम्स होते हैं कि सभी एटम्स को एक ही टाइम पर एक ही सिंक में लाना इम्पॉसिबल होता है। और साथ ही वो नेचर में उपस्थित ना जाने ही कितने पार्टिकल से इंटरेक्ट करते हैं जो उनके वेव को डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कुछ घड़ियां हैं जो सेम टाइम दिखाती हैं। अब बीच बीच में कोई आता है और किसी भी एक घड़ी का टाइम चेंज करके चला जाता है, तो बाद में सभी घड़ियां एक साथ सेम टाइम कैसे शो करेंगी, जिस वजह से सभी पार्टिकल्स एक साथ एक ही टाइम पर एक ही सिंक में कभी नहीं आ पाते। और अगर वो एक सिंक में आ भी जाएं तो डी ब्रॉगली के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मास ज्यादा होने की वजह से इनकी वेवलेंथ इतनी छोटी होगी कि वो हमें दिखाई भी नहीं देंगी। जैसे अगर हम एक टेनिस बॉल की बात करें और उसके सभी एटम्स को एक सिंक में ले आए तो उसकी वेवलेंथ लगभग 10⁻³ मीटर होगी, जो इतनी छोटी है कि कोई भी इंसान उसे देख ही नहीं सकता। मतलब हमें पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ पर वेव है भी या नहीं। और यही वो बैरियर है जो क्वांटम वर्ल्ड को क्लासिकल वर्ल्ड से अलग बनाता है, और इसी वजह से क्वांटम पार्टिकल्स क्लासिकल वर्ल्ड से अलग बिहेव करते हैं। क्वांटम वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रेवल करती है, जिस वजह से क्वांटम कंप्यूटर्स इतने फास्ट होते हैं कि जितना काम एक नॉर्मल कंप्यूटर 100 सालों में करेगा उतना ये कुछ मिनटों में। और क्वांटम वर्ल्ड के एक फिनोमिना क्वांटम एंटेंगलमेंट का यूज करके गूगल ने दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल वार्म होल क्रिएट कर लिया है।